हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ इन टर्म्स को पढ़ेंगे जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS, SIC, IFRS, इंडियन GAAP और इंड AS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके मीनिंग से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कंपनी को किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक जनरल टर्म है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अकाउंटिंग रूल्स को रेफर करता है। अब जो ये आगे IAS, IFRS, इंड AS और इंडियन GAAP है, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है। फिर है हमारा IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये ग्लोबली यूज़ किए जाते हैं और इनको इशू किया था IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी ने 1973 में, और ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग रूल्स प्रोवाइड करते हैं। फिर है SIC है स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरप्रेट करती है। जब भी किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करने में कन्फ्यूजन होता है तब SIC इसका सही मीनिंग और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है, और ये बनी थी 1997 में। फिर है IFRS, ये है करंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो कि ग्लोबली यूज़ किए जाते हैं, और इन्हें इशू किया IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने 2001 में। इससे पहले IAS यूज़ किए जाते थे और अब IFRS ने इनको रिप्लेस कर दिया है। इनका पर्पस है ग्लोबली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी लाना ताकि कंपैरिजन ईजी हो जाए। ठीक है। फिर है इंडियन GAAP, या जिनको हम सीधा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। इंडिया में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं और इनको इशू किया था ICAI ने 1949 में। ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और इंड AS भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। ये स्टैंडर्ड्स IFRS को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, यानी IFRS पर बेस्ड है, लेकिन इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत मॉडिफाई किए गए हैं। इंड AS को इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 2015 में, और 2015 में इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। IAS जैसे IAS पुराने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और IFRS नए, वैसे ही इंडियन GAAP भी पुराना है और इंड AS नया। फिर है एरिया ऑफ यूज़। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ एक बेसिक टर्म है, ये नेशनल भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी। IAS यूज़ होते हैं इंटरनेशनली IFRS से पहले, और SIC यूज़ होते हैं IAS के साथ। IFRS को ग्लोबली यूज़ किया जाता है प्रेजेंट में, और इंडियन GAAP और इंड AS दोनों इंडिया में यूज़ होते हैं। अब इनका स्टेटस क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक जनरल कॉन्सेप्ट है। IAS पुराने स्टैंडर्ड्स जिनमें से कुछ अभी भी एप्लीकेबल है, SIC को रिप्लेस कर दिया है IFRS ने। IFRS नए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। इंडियन GAAP धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है इंड AS से, और इंड AS करंट सिस्टम है बहुत सी इंडियन कंपनीज़ का। अब इनकी अप्रोच क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बेस्ड है, IAS भी प्रिंसिपल बेस्ड है, SIC इंटरप्रिटेशन बेस्ड, IFRS भी प्रिंसिपल बेस्ड, लेकिन इंडियन GAAP रूल बेस्ड है। मतलब कि इसमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाई हुई है और वही फॉलो भी करनी होती है, और इंड AS को बना दिया है प्रिंसिपल बेस्ड IFRS की तरह। अब डिफरेंस क्या है रूल बेस्ड स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स में? रूल बेस्ड स्टैंडर्ड में डिटेल्ड रूल्स होते हैं, जबकि प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स में जनरल प्रिंसिपल दिए जाते हैं जिनके बेसिस पर जजमेंट अप्लाई किया जाता है। ठीक है। अब इनका मेजरमेंट बेस क्या है, यानी कि असेट्स को कौन से वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है? IAS में तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, यानी जिस वैल्यू पे असेट खरीदा है उस पे रिकॉर्ड किया जाता है। IFRS में ग्रेटर यूज़ ऑफ फेयर वैल्यू, यानी कि जो करेंटली मार्केट में उस असेट की वैल्यू है उस पे रिकॉर्ड किया जाता है। इंडियन GAAP में भी हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जिस पे खरीदा था उस पे, और इंड AS में मिक्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, यानी इसमें आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी कर सकते हो और फेयर वैल्यू, लेकिन जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो उसी को कंसिस्टेंटली आगे फॉलो करना होगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स इशूड कौन से स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए हैं आज तक? IAS में 41 IAS इशू हो चुके हैं।
SIC 33 SIC ने इंटरप्रिटेशंस दे दी है। IFRS में 16 IFRS इशू हो गए हैं और 24 एक्टिव IAS स्टैंडर्ड्स, यानी कि 24 पुराने IAS स्टैंडर्ड्स भी आज तक एक्टिव है। ठीक है, इंडियन गैप में 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं और इंड AS में 39 इंड AS इशू हो गए हैं। ठीक है, अब मेन कंपोनेंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के IFRS और इंड AS के अकॉर्डिंग। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, एक तो बैलेंस शीट जो बताएगी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो रेवेन्यू एक्सपेंस को दिखाएगी और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी बताएगी साल का, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो इक्विटी में चेंज होगा वो बताएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें हमें पता लगेगा कि कैश कैसे फ्लो हो रहा है, कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें जो चीज़ें हम ऊपर की स्टेटमेंट्स में नहीं लिख सकते वो यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे। अब IFRS इंड AS में लगभग सेम कंपोनेंट्स हैं क्योंकि इंड AS ज़्यादातर IFRS पर ही बेस्ड है, बस स्लाइटली थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी हुई है इंडिया के अकॉर्डिंग इंड AS में। ठीक है, फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS यानी कि इंड AS कौन सी कंपनीज़ को फॉलो करना है। पहला तो कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उनको तो फॉलो करना ही है पक्का। कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹250 करोड़ और मोर, और जिनकी नेट वर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है उनको भी इंड AS फॉलो करना होगा। बाकी जो कंपनीज खुद से वॉलेंटरली फॉलो करना चाहती है वो भी इंड AS को फॉलो कर सकती है। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।